प्रीति एक निजी कंपनी में नौकरी करती है। उसी कंपनी में उसके कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम अमन है काम करता है। प्रीति की उम्र 25 साल है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। प्रीति जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ एक सड़क हादसे में चल बसी। पिताजी ने घर संभालने व प्रीति की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के आने के बाद प्रीति अपने पिताजी से भी दूर होती चली गई। ऑफिस में अमन की उससे काफ़ी अच्छी बनती है। दोनों एक ही कॉलेज से जो पढ़ते थे। अक्सर प्रीति दोपहर को लंच के समय अमन के साथ कॉफ़ी पीने चली जाती। अमन स्वभाव से ही हंसमुख और चंचल था। धीरे धीरे अमन और प्रीति की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अब दोनों रात में फ़ोन घंटों बातें किया करते थे। अमन एक संपन्न परिवार से था। उसके पिताजी का शहर से दूर एक फार्म हाउस था, जहां अमन कभी कभी अपने दोस्तों के साथ सप्ताह के अंत में रविवार की छुट्टी मनाने जाया करता था। अमन का जन्मदिन था। सुबह ही फ़ोन पर प्रीति अमन से फ़ोन पर, हेलो अमन, जन्मदिन मुबारक हो। अमन, क्या यार प्रीति, ऐसे क्या फ़ोन पर मुबारकबाद दे रही हो? प्यार करता हूँ तुमसे, गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी। मेरा जन्मदिन यादगार बनाने के लिए कुछ सोचा है या बस यूँ ही? प्रीति, अरे हाँ बाबा, तुम्हारा केक ऑर्डर कर दिया है और आज दोपहर का खाना भी तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। पकवान, जो कि एक रेस्टोरेंट का नाम है, पर मिलती हूँ तुमको 12 बजे तक। अमन, ये हुई ना बात। चलो मैं तैयार होता हूँ। अमन फ़ोन रख देता है। प्रीति की सौतेली माँ मायके गई हुई थी। पिताजी अपने काम से 2 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, अतः प्रीति को रोकने वाला अभी कोई नहीं था। जीन्स और टॉप पहनकर प्रीति तैयार होती है। लंबे खुले बाल और प्रीति का गोरा रंग और होठों पर सुर्ख गुलाबी रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल, मानो आज तो प्रीति किसी सुंदरी से कम नहीं लग रही थी। 12 बजे वह पकवान होटल पहुंच जाती है। केक टेबल पर लगा दिया गया था और अब बस अमन के आने का इंतज़ार था। अमन आते ही प्रीति को देखता ही रह जाता है। ओह प्रीति, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, मानो धरती पर चांद उतर आया हो। प्रीति, अरे अब छोड़ो भी मेरी तारीफ, बाद में कर लेना। आओ पहले केक काटो। केक काटने के बाद दोनों होटल में खाना खाते हैं। अमन प्रीति से, मेरा तोहफा कहाँ है? प्रीति, हाँ लाई हूँ, कहते हुए एक लाल गुलाब और एक हाथ में घड़ी निकालकर अमन के सामने रख देती है। अमन प्रीति से, बस इतने से काम नहीं चलेगा, आज तुमको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजारना होगा। आखिर प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। प्रीति मना नहीं कर पाती है और वैसे भी उसके घर पर आज उसको रोकने वाला कोई नहीं था। दोनों कार में बैठकर अमन के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस पर आते ही अमन के तेवर बदल से गए। वह प्रीति पर जा लपका और दोनों ने प्यार के रिश्ते की हदें पार कर दीं। अगले दिन प्रीति अमन से बोलती है, अमन, जो नहीं होना चाहिए था वह आखिर हो ही गया। हमने गलत किया, बिना शादी किए ही सुहागरात मना ली। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। अमन प्रीति से कहता है, आखिर क्या गलत किया हमने? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, आज नहीं तो कल एक होना ही था। और फिर मैं कौन सा तुम्हें शादी के लिए मना कर रहा हूँ? आज नहीं तो कल हम हमारी शादी भी कर ही लेंगे। देखो प्रीति, मैं एक मॉडर्न ख्यालों वाला लड़का ज़रूर हूँ, लेकिन धोखेबाज नहीं जो तुम्हें धोखा देकर किसी और से शादी कर लूँ। अमन ने प्रीति को आश्वासन दिलाया कि चाहे जो भी हो जाए, हर हाल में प्रीति से ही शादी करेगा। प्रीति भी अमन की बातें सुनकर थोड़ी चिंता मुक्त हुई कि आखिर अमन उसके साथ है। अमन प्रीति से, चलो स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। अमन प्रीति को उसके घर तक छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। इधर अमन के घर पर उसकी माँ सावित्री देवी विवाह पत्रिका में लड़कियों के रिश्ते देख रही थीं। अमन के आते ही सावित्री देवी खुश होकर अमन से पूछती हैं, बेटा जन्मदिन कैसा रहा? अमन इस वक्त अपनी माँ से बात करने के मूड में नहीं है। दूर से ही वह अपनी माँ के सवालों से बचता हुआ सीढ़ियों से सीधा ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। सावित्री देवी भी अपना सब मुँह लेकर रह जाती हैं और अमन के पिताजी से बोलती हैं, आखिर कब तक मना करेगा अमन शादी से? एक न एक दिन तो मैं इसकी शादी करवा के रहूँगी। माँ बाप हैं हम इसके, उम्र हो रही है अब, बस लगता है कि बुढ़ापे में पोता पोती का मुंह देख लें। पता नहीं कब भगवान के घर बुलावा आ जाए।
घर में बहू आ जाएगी तो मैं सब जिम्मेदारियां उसको सौंप कर चिंता मुक्त हो जाऊंगी। अभी ये सब बातें चल ही रही थीं कि अमन के पिताजी बीच में सावित्री देवी को टोकते हुए अमन के पापा बोलते हैं, बस करो भाग्यवान, बेटी की शादी की ख्वाब देखना बंद कर दो। आजकल की औलाद कौन सा अपने माँ बाप के हिसाब से चलती हैं। तुम अमन की चिंता करना छोड़ दो। वो पड़ोस वाले मिश्रा जी का बेटा याद है ना, पिछले साल 2 महीनों के लिए कंपनी के काम से अमेरिका गया और बाहर से फिरंगन बहू ले आया। आजकल ज़माना बदल गया है, फिर भी तुम अपनी पसंद की बहू की आस लगाए बैठी हो। अमन के माँ पिताजी की ये बातें चल ही रही थीं कि अमन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है। अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं आज दोपहर का खाना ऑफिस में ही खा लूँगा। इतना बोलकर अमन ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर ऑफिस में भी खुसर फुसर चल रही थी क्योंकि अमन और प्रीति एक साथ छुट्टी लिए हुए थे। दोनों को एक साथ कॉफ़ी पीते, खाना खाते और घूमते हुए भी काफ़ी लोगों ने देखा था। अमन ऑफिस में अपना काम निपटाता है और लंच के समय प्रीति के डेस्क पर जाता है। अमन प्रीति से, चलो प्रीति, पास के ढोसा सेंटर पर चलते हैं। प्रीति उठकर अमन के साथ जाती है। आज प्रीति एकदम खामोश है। उसके मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब खुद प्रीति के पास नहीं है। अमन प्रीति को लेकर अब थोड़ा सीरियस हो चुका था। प्रीति को इस तरह चुपचाप देखकर वह बोलता है, तुम चिंता ना करो, मैं अपने घर पर जल्दी ही हमारी शादी की बात करूँगा। मेरी माँ भी मेरी शादी के पीछे पड़ी हैं, अतः उनको भी सुकून मिल जाएगा। प्रीति केवल सिर हिलाकर हाँ में अपना जवाब दे देती है। इस वक्त प्रीति अपने घर वालों के बारे में शंकाग्रस्त थी। सौतेली माँ अगर पिताजी को भड़का देंगी और मेरी शादी अमन से ना होने देंगी तो मैं क्या करूँगी। ये सब ख्याल उसके मन में आ रहे थे। कितना मुश्किल होता है एक लड़की की ज़िंदगी का सफ़र। जिसको अपनों से प्यार ना मिले तो वह इंसान प्यार पाने के लिए रास्ता भटक ही जाता है। ठीक ऐसा ही प्रीति के साथ हुआ था। सगी माँ के जाने के बाद सौतेली माँ ने प्रीति को उसके पिताजी से भी दूर कर दिया था। उसका बचपन अकेलेपन में बीता। अमन से उसे थोड़ा प्यार ज़रूर मिला था, लेकिन अमन ने भी उस प्यार के बदले में अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा किया था। हालांकि अमन प्रीति से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति जैसी लड़की जिसको प्यार के नाम पर बस खोखले रिश्ते ही मिले हों, अमन पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर पा रही थी। प्रीति और अमन एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। इस बात की खबर ना तो अमन के घर वालों को थी, ना ही प्रीति के। इधर प्रीति की सौतेली माँ भी यही चाहती थी कि जल्दी ही प्रीति की शादी करवा के उसे अपने घर से विदा करके मुक्ति पाएँ। आखिर सौतेली बेटी जो थी प्रीति, उसकी मायके से लौटकर आते ही प्रीति के पिता से प्रीति के विवाह के संबंध में बात करनी शुरू कर दी। सुनिए जी, प्रीति अब शादी लायक हो गई है। जल्दी से अपनी बिरादरी में कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दीजिए, वरना कोई ऊंच नीच हो गई तो सारी बिरादरी आप पर थूकेगी और मुझे भी लोग खरी खोटी सुनाएंगे कि प्रीति मेरी सौतेली बेटी थी, इसलिए मैं इसका ख्याल नहीं रख पाई। प्रीति के पिता ने भी अपनी दूसरी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई और अपनी बिरादरी में प्रीति के लिए लड़के देखना शुरू कर दिए। इधर अमन की माँ सावित्री देवी भी अपनी मनमानी पर उतर आई थीं। आए दिन अमन की अपनी माँ से शादी के नाम पर बहस हो जाती। अमन ने आखिरकार एक दिन अपनी माँ को सब सच बता ही दिया कि वो प्रीति नाम की एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। अमन के मुंह से ये बात सुनते ही सावित्री देवी को मानो एक भूकंप का झटका सा लगा हो। सावित्री देवी अमन से, आखिर तेरे पिताजी की कही हुई बात सच साबित हुई। ये आजकल की औलाद, माँ बाप से ना तो इन्हें कोई मतलब है और ना ही इनकी कोई परवाह है। इस चुड़ैल को पसंद करके बैठा है तो ज़रा बता तो मुझे। पता नहीं उसने तुझे अपने जाल में कैसे फंसा लिया। ये आजकल की लड़कियां बस पैसे कमाने वाले अच्छे घरों के लड़कों को फंसाकर उनको बलि का बकरा बनाकर अपनी मनमानी करती हैं और जब मन भर जाए तो तलाक देकर अलग हो जाती हैं। सावित्री देवी ये सब बोल ही रही थी कि अमन अपनी माँ को बीच में टोकते हुए बोल पड़ा, माँ कैसी बातें कर रही हो। प्रीति और मैं एक ही कॉलेज में साथ पढ़े हैं। अपने कॉलेज के दिनों से जानता हूँ मैं उसे। एक ही ऑफिस में काम करते हैं, फिर भला वो मुझे क्यों फंसाने लगी। आप ये सब फिजूल की बातें मत सोचो और हमारी शादी की तैयारी शुरू कर दो। इस रविवार को आप और पिताजी दोनों प्रीति के घर चले जाना हमारी शादी की बात करने। बस मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ प्रीति से।
इतना कहकर अमन वहाँ से चला जाता है। इधर सावित्री देवी अपना सा मुँह लेकर रह जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं, सत्यानाश हो इस कलमुही प्रीति का, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है। न जाने कौन सी बिरादरी की है, किसकी लड़की है। मेरा अमन तो भोला है, ज़रूर इसी लड़की ने फंसाया होगा मेरे बेटे को, लेकिन मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ऐसा सोचते सोचते सावित्री देवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। इकलौता बेटा था अमन उनका। बेटे का इस तरह से अपनी माँ की बातों का विरोध करना सावित्री देवी को अंदर तक झकझोर चुका था। उधर प्रीति के पिताजी भी प्रीति के लिए लड़के खोजने में लगे थे। प्रीति की अपने पिताजी से कम ही बात हो पाती थी। अगर वो या उसके पिताजी बात करना भी चाहते तो सौतेली माँ बाप बेटी के बीच में कूद पड़ती। यही कारण था कि प्रीति अपने आप को उसके खुद के घर में बहुत तनाव महसूस करती। अमन से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने का भी सबसे बड़ा कारण यही था, खुद को अकेला महसूस करना। आजकल ऑफिस में भी प्रीति प्रायः चुप चुप सी रहती, ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। अमन के साथ भी आजकल कॉफ़ी पीने जाने या घूमने जाने के लिए वे प्रायः टाल देती। अपनी ज़िंदगी की कशमकश में प्रीति उलझी हुई पहेली की तरह हो गई थी। अमन के पास तो उसके माँ बाप थे, जिनको वो खुलकर अपनी बात बता दिया करता था, लेकिन प्रीति के पास ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपने मन की बात बता सके कि वो आखिर अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती है और अपने मन का बोझ हल्का कर सके। आखिरकार प्रीति के पिताजी ने अपनी ही बिरादरी में एक प्रीति के लिए एक लड़का ढूंढ ही लिया। लड़के का नाम रूपेश था और वह कपड़ों की दुकान चलाता था। रूपेश और उसके घर वालों की पहली शर्त यही थी कि शादी के बाद प्रीति अपनी नौकरी छोड़ देगी। इसी बात पर रूपेश के माँ बाप प्रीति और रूपेश की शादी को राजी हुए थे। प्रीति के पिताजी प्रीति को बुलाकर अपना आदेश सुना देते हैं। प्रीति, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कराया हूँ। लड़के का नाम रूपेश है और वह कपड़ों का व्यवसाय करता है। वो लोग इस रविवार को तुमसे मिलने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। हालांकि उन लोगों ने तुम्हें फ़ोटो में ही पसंद कर लिया है। वो लोग चाहते हैं कि शादी के बाद तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। लड़का अच्छा कमाता है, फिर तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही क्या है। यह सब सुनते ही प्रीति के हृदय पर मानो वज्राघात से हुआ हो। वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसके पिताजी अपना आदेश सुनाकर वहाँ से चल दिए। प्रीति की सौतेली माँ भी इस बात से खुश थी कि चलो प्रीति से जान छूटी समझो। शादी करके प्रीति यहाँ से चली जाएगी तो पूरे घर पर बस उनका ही राज चलेगा। प्रीति अमन को फ़ोन करती है। हेलो अमन, जिसका डर था वही हुआ। पिताजी ने मेरी शादी किसी रूपेश नाम के लड़के से तय कर दी है। अमन, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अमन प्रीति से, क्या तुमने अपने पिताजी से मेरे बारे में बात की? प्रीति अमन से, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं बात करने का। यहाँ किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। बस सब मेरी शादी करवाकर मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अमन प्रीति से, तुम चिंता मत करो प्रीति, मैं कल ही अपने माँ पिताजी को तुम्हारे घर भेजता हूँ हमारे रिश्ते की बात करने। इस जन्म में हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। प्रीति अमन से, कहीं मेरे घर वाले तुम्हारे माँ पिताजी का अपमान ना कर दें। अमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे मन में बहुत सी शंका कुशंकाएँ उठ रही हैं। हम दोनों अलग अलग धर्म से हैं। क्या हमारे घर वाले इस रिश्ते के लिए सहमति देंगे? वो समझ नहीं आ रहा है। अमन प्रीति से, तुम चिंता ना करो प्रीति, अगर हमारे घर वाले हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे तो भी हम एक होकर ही रहेंगे। इधर अमन अपने माँ पिताजी को प्रीति के घर जाने के लिए बोलता है। यह बात सुनते ही अमन की माँ उस पर भड़क जाती हैं। अमन की माँ, तू पागल हो गया है क्या अमन? हम लड़के वाले हैं, हम क्यों जाएंगे उन दूसरी बिरादरी वालों के घर? हमें क्या लड़कियों का घाटा पड़ रहा है? पता नहीं क्या जादू कर दिया है उस प्रीति ने तुझ पर। अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर अमन बहुत ही गुस्सा होता है। थोड़ी देर बहसबाजी के बाद आखिरकार सावित्री देवी और उनके पति अमन के पिताजी प्रीति के घर जाने को तैयार हो जाते हैं। आखिर अमन उनका इकलौता बेटा जो ठहरा। अगले दिन अमन की माँ पिताजी प्रीति के घर पहुंचते हैं। पर अचानक आए अनजाने मेहमानों को देखकर प्रीति के पिताजी और सौतेली माँ आश्चर्य में पड़ जाते हैं। प्रीति के पिताजी अमन के पिताजी से, माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। तब अमन के पिताजी प्रीति के पिताजी से बोलते हैं, हमारा बेटा अमन और आपकी बेटी प्रीति एक ही ऑफिस में नौकरी करते हैं। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते हैं। अमन और प्रीति एक दूसरे को पसंद करते हैं
और शादी करना चाहते हैं। मुझे और अमन की माँ को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप लोगों की भी सहमति हो जाए तो दोनों बच्चों की शादी करवा देते हैं। इतना सुनते ही प्रीति के पिताजी स्तब्ध रह जाते हैं और बोलते हैं, भाई साहब माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी बेटी की शादी पहले ही किसी और से तय कर चुका हूँ। मैं प्रीति की शादी अपनी ही बिरादरी में करना चाहता हूँ। कृपया आप लोग भी अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय कर दीजिए और इस बात को यहीं ख़त्म कीजिए। सावित्री देवी के तो मानो मन की बात हो गई हो। आखिरकार वो भी तो अमन और प्रीति के रिश्ते से खुश नहीं थी, बस बेटे की खुशी की खातिर खामोश थी। लेकिन अब जब सामने वाले ने ही अपनी बेटी का रिश्ता करने से मना कर दिया तो सावित्री देवी के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। खैर अमन के पिताजी इस बात से दुखी हुए थे क्योंकि वो हर हाल में अपने बेटे को खुश देखना चाहते थे। अमन के माता पिता बिना बहस किए प्रीति के घर से लौट आते हैं। प्रीति पर्दे के पीछे खड़ी खड़ी उन लोगों की सारी बातें सुन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। अमन के माँ पिताजी के जाते ही प्रीति के पिताजी प्रीति को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। मनहूस कहीं की अपनी माँ को खा गई और अब मेरी इज्जत डुबोने चली है। खबरदार अगर अब उस लड़के से मिली भी तो। प्रीति की सौतेली माँ भी आग में घी डालने का काम करती हैं और प्रीति के पिताजी से कहती हैं, अजी मैं तो कहती हूँ इसकी नौकरी छुड़वा दो और घर में बिठाओ। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो ज़माना मुझे ही ताना मारेगा कि सौतेली माँ ध्यान नहीं रख पाई। प्रीति के पिताजी फिर उनकी पत्नी की बातों में आ जाते हैं और बोलते हैं, सही कह रही हो भाग्यवान तुम। प्रीति अब ये नौकरी छोड़ दे। वैसे भी रूपेश और उसके घर वालों को तेरा नौकरी करना पसंद नहीं है और भूल जा उस अमन को। उसके साथ तेरा कोई भविष्य नहीं है। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा। उधर अमन भी अपनी माँ पिताजी से प्रीति के घर वालों का उनकी शादी के लिए इनकार जानकर दुखी होता है। प्रीति अचानक से ऑफिस आना बंद कर देती है। इससे अमन प्रीति से मिल नहीं पाता और ना ही वो अमन का फ़ोन उठाती है। प्रीति एक तरह से अपने ही घर में कैदियों जैसा जीवन जी रही थी। रूपेश और उसके घरवाले प्रीति के घर पहुंचते हैं और उसे देखते ही पसंद कर प्रीति के पिताजी से शादी की तारीख निकलवाने के लिए बोलते हैं। प्रीति के पिताजी और सौतेली माँ उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। प्रीति किसी भी तरह से उस कैद से आज़ाद होना चाहती थी। वह अमन से शादी करके उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। किसी तरह से साहस कर वो अमन को फ़ोन करती है। प्रीति, हेलो अमन, मुझे इस कैद से बाहर निकालो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहूँगी। जिंदा लाश बनकर उस रूपेश के साथ रहने से अच्छा है कि मैं ये दुनिया ही छोड़ दूँ। अमन प्रीति से, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आखिर तुम्हारे माँ पिताजी इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारी शादी करवा रहे हैं वो लोग। तुम चिंता न करो प्रीति, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। इतना कहकर अमन फ़ोन रख देता है। अपने दोस्तों से इस बारे में सलाह लेता है। अमन के दोस्त उसे प्रीति को लेकर भाग जाने और शादी करने की सलाह देते हैं। काफ़ी सोचने के बाद अमन प्रीति को अपने साथ भागकर शादी करने के लिए कहता है। प्रीति भी आखिर उस कैद से आज़ाद होने को बेताब हो रही थी। वह बिना कुछ सोचे ही अमन के फैसले पर अपनी हामी भर देती है। अमन के दोस्त दोनों को भगाने और शादी करवाने में उनकी मदद करते हैं। तय तारीख पर प्रीति अपनी सौतेली माँ को ये भूलकर घर से निकलती है कि ऑफिस में नौकरी छोड़ने की कुछ कार्रवाई पूरी करनी है, अतः 1-2 घंटे में वह वापस आ जाएगी। लेकिन शाम के 7 बजने पर भी वह वापस नहीं आती। तब प्रीति की सौतेली माँ प्रीति के पिताजी को ये सब बताती हैं कि कैसे प्रीति ऑफिस जाने का बोल कर गई लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। प्रीति के पिताजी उसके ऑफिस में जाकर पता करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि प्रीति तो आज ऑफिस आई ही नहीं तथा उसके इस्तीफे की सारी कार्रवाई ऑफिस वालों ने ऑनलाइन ही पूरी करवा दी थी, इसलिए ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। प्रीति और अमन अपने अपने घरों से निकल चुके थे आज़ादी की ज़िंदगी जीने और खुली हवा में सांस लेने के लिए। अमन के दोस्तों ने सारी व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। दोनों पहले अपने शहर से थोड़ी दूर स्थित एक देवी के मंदिर पर पहुंचते हैं और वहां शादी कर लेते हैं। फिर अमन प्रीति को लेकर अपने घर जाता है। जैसे ही अमन अपने घर के दरवाजे की घंटी बजाता है, अमन की माँ सावित्री देवी घर का दरवाज़ा खोलती हैं। अमन और प्रीति की शादी की वरमाला देखकर
और प्रीति के मांग में सिंदूर देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगती कि दोनों ने शादी कर ली है। प्रीति दूसरे बिरादरी की लड़की थी, अतः प्रीति को बहू के रूप में स्वीकारना सावित्री देवी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन फिर भी बेटे के मुँह में वह उन दोनों को कुछ नहीं बोलती और आरती की थाली सजाकर दोनों का गृह प्रवेश कराती हैं। अमन के पिताजी को तो कभी इस शादी से आपत्ति नहीं थी, इसलिए वो भी बेटे और बहू को देखकर खुश होते हैं। सावित्री देवी प्रीति से कहती हैं, आज से तुम हमारे घर की सदस्य हो। जितना अधिकार अमन का इस घर पर है, उतना ही तुम्हारा भी। शाम होने को आई है, तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। सावित्री देवी की बात सुनकर प्रीति उनकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन सावित्री देवी ये कहकर मना कर देती हैं कि बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, आज से ही काम पर लग जाओगी क्या? सारी ज़िंदगी पड़ी है घर गृहस्थी का काम करने के लिए, इसलिए आज आराम करो। मैं खाना तैयार होने पर तुम दोनों को बुलाती हूँ। प्रीति अब सास की आज्ञा का पालन करते हुए बिना बहस किए एक कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे में अमन प्रीति से कहता है कि प्रीति, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो ऑफिस फिर से ज्वाइन कर सकती हो। अमन के मुंह से यह बात सुनकर प्रीति बहुत खुश होती है। उसे ऐसा लगता है मानो अमन के साथ भागकर शादी करके उसने कोई गलती नहीं की है। थोड़ी देर बाद अमन की माँ आवाज़ देती हैं, प्रीति, अमन आ जाओ, खाना तैयार है। अमन के पिताजी, अमन की माँ, अमन और प्रीति सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। के घर का माहौल देखकर प्रीति बहुत ही खुश थी। आज तक उसने अपने पिता के साथ बैठकर खाना तो दूर, साथ में चाय भी नहीं पी थी। के घर में आकर उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। सबकी बातों और हंसी मजाक में प्रीति इतनी गुम हो गई थी कि उसे होश ही नहीं रहा कि उसके घर वालों को जब उनकी शादी का पता चलेगा तो क्या होगा। इधर प्रीति के पिता गुस्से में बौखला जाते हैं। वो तुरंत अमन के घर पहुंचते हैं। प्रीति को अमन के घर पर देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इस स्वर में प्रीति के पिता उसे घर वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रीति इनकार कर देती है। वह कहती है कि पिताजी, मैंने और अमन ने शादी कर ली है, अब से यही मेरा घर है और अमन मेरा पति है। प्रीति बालिग थी, अतः प्रीति के पिताजी ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। दो चार खरी खोटी बातें सुनाकर वो वहाँ से वापस चले जाते हैं, लेकिन प्रीति से अपने सारे रिश्ते नाते भी ख़त्म कर देते हैं। प्रीति इन सब बातों से दुखी तो थी, क्योंकि माँ का साया तो उसके ऊपर से बचपन में ही उठ गया था और अब पिता ने भी रिश्ता ख़त्म कर दिया था। प्रीति और अमन एक दूसरे के साथ खुश थे। प्रीति अपनी नौकरी फिर से शुरू कर देती है। प्रीति और अमन अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी थे, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं रहती। प्रीति के साथ भी यही हुआ। एक दिन अमन का अपने ऑफिस से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। उसकी बाइक एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि अमन हादसे में बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाता है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। प्रीति और उसके सास ससुर को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिलती है, सब भागकर अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम अमन के इलाज में लगी हुई थी। अमन के शरीर पर काफ़ी चोटें लगी हुई थीं। उसे आईसीयू वार्ड में रखा गया था। प्रीति के पूछने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि ट्रक के पहिए अमन के पैरों को रौंद गए हैं। इसकी वजह से अमन के दोनों पैर पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। अब अमन शायद अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगा। यह सब सुनते ही प्रीति और अमन की माँ सावित्री देवी रोने लगती हैं। अमन के पिता जैसे तैसे उनको और अपने आप को संभालते हैं। डॉक्टर अमन का ऑपरेशन कर उसकी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन इस हादसे में अमन को अपने दोनों पैर गंवाने पड़ते हैं। लगभग 15 दिनों के बाद अमन को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। अमन को व्हीलचेयर पर उसके घर लाया जाता है। प्राइवेट जॉब होने के कारण अमन की नौकरी चली जाती है। घर में अब प्रीति ही अकेली कमाने वाली थी। हालांकि अमन का परिवार संपन्न था। उसके पिताजी के पास खुद का घर और फार्म हाउस भी था, लेकिन फिर भी प्रीति अपनी नौकरी जारी रखती है, क्योंकि कल किसने देखा है। क्योंकि अब तो उसके पति के पैर भी जा चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी, जैसे राशन लाना हो, बिजली का बिल, सब्जी लाना आदि, सभी की जिम्मेदारी प्रीति ने ले रखी थी। प्रीति अमन और उसके माता पिता को कभी ये नहीं महसूस होने देना चाहती थी कि उनका बेटा अब ज़्यादा कामकाज नहीं कर सकता है। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अमन और प्रीति की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। वैसे तो बाहर से दोनों खुश दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से दोनों इसी सोच में डूबे रहते।
दोनों एक दूसरे से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। लेकिन प्रीति ने हिम्मत करके बोल ही दिया कि अमन, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें, क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती। प्रीति ने इतना कहा ही था कि अमन प्रीति पर भड़क उठा। तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारे बिना हम घर नहीं चला सकते? अगर तुम कमाने नहीं गई तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? कोई ज़रूरत नहीं है कल से ऑफिस जाने की। प्रीति अमन का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, अतः वह वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अमन की माँ पर्दे के पीछे खड़ी होकर सब बातें सुन लेती हैं। उन्हें भी अपने बेटे की लाचारी पर दुख होता है। अमन का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों को दिल से लगा बैठता है। उसका स्वभाव थोड़ा शकी हो चला था। प्रीति को कभी ऑफिस से आने में देरी हो जाती तो अमन उससे तरह तरह के सवाल जवाब करता। अमन को ऐसा लगने लगा था कि अब वह किसी काम का नहीं है और प्रीति भी अब उसे छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। अमन धीरे धीरे नकारात्मक भावनाओं का शिकार होता जा रहा था। बात बात पर अमन प्रीति से झगड़ने लगता। एक दिन प्रीति के ऑफिस में नए साल की पार्टी थी। ऑफिस के सभी कर्मचारियों को उसमें बुलाया गया था। प्रीति का मन था कि वह अमन को भी पार्टी में अपने साथ लेकर जाए। चूँकि प्रीति और अमन एक ही ऑफिस में काम करते थे, अतः अमन को वहाँ सब जानते थे। प्रीति अमन से कहती है, अमन, आज ऑफिस में नए साल की पार्टी रखी गई है, तुम भी साथ चलो, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। पहले तो अमन मना करता है, लेकिन प्रीति के 2-3 बार आग्रह करने पर अमन पार्टी में जाने को तैयार हो जाता है। प्रीति ऑनलाइन ऐप से एक प्राइवेट टैक्सी बुक करती है और काफ़ी सालों के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ बाहर जा रहे थे। प्रीति काफ़ी खुश थी। ऑफिस के पास वाले रास्ते पर पहुंचते ही अमन को उसके पुराने दिन याद आते हैं। वो ऑफिस के पास वाली कॉफ़ी शॉप, जहाँ अक्सर अमन और प्रीति लंच टाइम में जाया करते थे। वो डोसा सेंटर, जहाँ का डोसा अमन को काफ़ी पसंद था। आज लग रहा था मानो अमन एक बार फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चला गया हो। अमन अभी अपने अतीत के ख्यालों में डूबा हुआ था कि टैक्सी रुक जाती है और प्रीति अमन को हिलाती है, अमन चलो, ऑफिस आ गया है। टैक्सी से उतरवाकर प्रीति व्हील चेयर पर अमन को बिठाती है। दोनों अंदर पहुंचते हैं। ऑफिस को खूब सजाया गया है। अंदर आते ही अमन के पुराने दोस्त उससे मिलते हैं। अमन के वो दोस्त जो कभी अमन और प्रीति के साथ काम किया करते थे, आज प्रीति को हेलो मैडम कहकर विश करते हैं। बातों बातों में अमन के दोस्त उसको बताते हैं कि कैसे प्रीति ने ऑफिस के टाइम ख़त्म हो जाने के बाद भी ओवर टाइम किया, मेहनत की और नए सॉफ्टवेयर सीखे, मन लगाकर काम किया और अपनी मेहनत व लगन से प्रीति अब उनसे सीनियर पोस्ट पर जा चुकी है, अतः उसे वे मैडम कहकर बुलाते हैं। आज अमन को प्रीति के देर से घर आने का कारण का पता चलता है कि कैसे प्रीति देर देर तक ऑफिस के काम करती रही, मेहनत करती रही और आज उसने अपनी मेहनत के इस मुकाम को पाया है। आज अमन को अपनी सोच से घृणा हो रही थी कि कैसे उसने प्रीति को गलत समझा, जबकि प्रीति उसके अपाहिज हो जाने के बाद भी हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। अमन की खुशी के खातिर प्रीति ने कितनी कुर्बानियाँ दी। अपने सपनों को छोड़ अमन के लिए ही वह ज़िंदगी जीती रही। अमन ये सब सोच में डूब जाता है। इतने में नए साल का उत्सव शुरू होता है। चूँकि अमन डांस नहीं कर सकता, अतः प्रीति भी उसके पास ही खड़े होकर डांस करते लोगों को देखती है। आज अमन आत्मग्लानि से भर गया है। उसकी पत्नी, जिसने उसके लिए इतना सब कुछ किया, उसके प्रति उसकी कितनी गलत सोच थी, यह सोच सोच कर अमन बहुत दुखी होता है। पार्टी खत्म होते ही प्रीति अमन को वापस व्हील चेयर पर बिठाकर ऑफिस से बाहर लाती है और टैक्सी का इंतज़ार करती है। अमन प्रीति की ओर एकटक निहार रहा है। प्रीति अमन का चेहरा देखकर अमन से पूछती है, क्या हुआ अमन, तुम्हें पार्टी में अच्छा नहीं लगा क्या? प्रीति की बात सुनकर अमन बोलता है, मुझे माफ़ कर दो प्रीति, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। तुम्हारी पूरी जवानी मुझ जैसे अपाहिज के बोझ को ढोने में निकल रही है। मैं तुम्हें ज़िंदगी की कोई खुशी नहीं दे पाया। अमन की बातें सुनकर प्रीति उससे कहती है, अमन, तुम ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े हो, मेरे लिए यही बहुत है। इतना कहते ही दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। इतने में टैक्सी आ जाती है और दोनों उसमें बैठकर घर चले जाते हैं। अब दोनों ही खुश थे।